मर्यादा। राजपूताने की तपती रेत पर लिखा वो शब्द जिसकी स्याही सिर्फ और सिर्फ लहू होती है। कहते हैं प्रेम अंधा होता है, लेकिन जब प्रेम अपनी हदों को पार कर जाए, जब वो हक और जिद बन जाए, तो वो सिर्फ तबाही लाता है। एक तरफ चित्तौड़ का स्वाभिमान, दूसरी तरफ झालावाड़ की कोमलता। एक तरफ मीराबाई की ईश्वरीय भक्ति और दूसरी तरफ एक राणा का एक तरफा जुनून। और इन सब के बीच पिसती हुई एक राजकुमारी, जिसने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिए वो किया जो इतिहास के पन्नों में आंसुओं से लिखा गया। नमस्कार, मोहो एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं मुंशी प्रेमचंद की वो कालजयी कहानी जिसे सुनकर पत्थर भी रो पड़े। कहानी मर्यादा की वेदी। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस दौर का सच है जब तलवार की धार पर रिश्तों के फैसले होते थे। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश। हम बहुत मेहनत और रिसर्च के बाद ऐसी कहानियां आप तक लाते हैं ताकि साहित्य की ये धरोहर जिंदा रहे। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो जॉइन बटन दबाकर चैनल की मेंबरशिप जरूर लें। आपके छोटे से सहयोग से हम और भी बेहतर कहानियां ला पाएंगे। और अगर ये कहानी आपका दिल छू जाए तो सुपर थैंक्स के जरिए अपना प्यार भेजना न भूलें। तो चलिए चलते हैं उस चित्तौड़ में जहां भक्ति और शक्ति का अनूठा संगम था। ये वो समय था जब चित्तौड़ की हवाओं में बारूद की गंध नहीं, बल्कि चंदन की खुशबू महकती थी। ये समय था मृदु भाषिणी मीराबाई का। चित्तौड़ के रणछोड़ जी के मंदिर में जब मीरा अपने आराध्य गिरधर गोपाल के सामने बैठतीं, तो समय जैसे थम जाता था। जब वो एक तारा हाथ में लेकर गातीं, तो पत्थर की मूर्तियां भी जैसे मुस्कुरा उठती थीं। सारा चित्तौड़, सारा राजपूताना उस प्रेम सुधा के सागर में डूबने के लिए दौड़ा चला आता था। प्यासी गायें जैसे सरोवर को देखकर दौड़ती हैं, वैसे ही भक्त मीरा के भजनों के लिए दौड़ते थे। इसी पवित्र माहौल में एक दिन नियति ने अपना खेल रचा। झालावाड़ के राव साहब और मंदार राज्य के युवा राजकुमार, दोनों का लश्कर चित्तौड़ आया हुआ था। राव साहब के साथ उनकी इकलौती बेटी भी थी, राजकुमारी प्रभा। प्रभा, जिसका नाम ही प्रकाश था। रूप ऐसा कि दर्पण भी शर्मा जाए, और गुण ऐसे कि सरस्वती का वास हो। शाम का वक्त था। मंदिर में आरती हो रही थी। दियों की लौ थरथरा रही थी। भक्तों की भीड़ में संयोगवश मंदार के राजकुमार और राजकुमारी प्रभा की आंखें मिली। वो पहली नजर का मिलन, कहते हैं ना, कुछ रिश्ते पिछले जन्मों के होते हैं। भीड़ थी, शोर था, भजन का नाद था, लेकिन उन दोनों के लिए दुनिया वीरान हो गई। न कोई शब्द बोले गए, न कोई इशारा हुआ, बस आंखों ने आंखों से एक मूक वादा कर लिया। चंद्रमा को देखकर जैसे कुमुदिनी खिल उठती है, वैसे ही राजकुमार को देखकर प्रभा का चेहरा खिल उठा। उस दिन के बाद चित्तौड़ की गलियां उस राजकुमार के लिए तीर्थ बन गईं। वो सारा दिन पागलों की तरह उदास भाव से शहर की गलियों में भटकता रहता, बस इस उम्मीद में कि शायद महल की किसी झरोखे से उसकी एक झलक मिल जाए। और उधर प्रभा, वो विरह की मारी अपने महल की जालियों से झांकती रहती। दोनों व्याकुल होकर शाम का इंतजार करते ताकि रणछोड़ जी के मंदिर में एक दूसरे को देख सकें। ये प्रेम, ये मूक प्रेम मीराबाई की पारखी नजरों से छिप न सका। मीरा तो स्वयं प्रेम की अवतार थीं। उन्होंने उन दोनों की प्यासी आंखों को पढ़ लिया। उन्होंने समझ लिया कि ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं। एक दिन कीर्तन समाप्त हुआ। झालावाड़ के राव साहब चलने ही वाले थे कि मीराबाई ने उन्हें रोका। उन्होंने मंदार के राजकुमार को बुलाया और राव साहब के सामने खड़ा कर दिया। मीरा बोली, राव साहब, मैं अपनी प्रभा के लिए एक वर लाई हूं। ये मंदार के कुल दीपक हैं, आप इन्हें स्वीकार कीजिए। राव साहब पहले से ही राजकुमार के शौर्य और शील पर मोहित थे। मीराबाई का प्रस्ताव यानी साक्षात ईश्वर का आदेश। उन्होंने तुरंत राजकुमार को छाती से लगा लिया। प्रभा जो पास ही खड़ी थी, लज्जा से गड़ गई, लेकिन उसके मन में लड्डू फूट रहे थे। उसकी मौन तपस्या सफल हो गई थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। फूलों के बीच एक सांप छिपा बैठा था। ठीक उसी पल चित्तौड़ के राणा भोजराज मंदिर में आए। राणा की नजर प्रभा के मुख चंद्र पर पड़ी, और उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। राणा के सीने पर जैसे सांप लौट गया। प्रभा का वो रूप, वो सौंदर्य राणा की आंखों में बस गया। लेकिन ये प्रेम नहीं था, ये हठ था। ये एक राजा का अहंकार था, जिसे सबसे सुंदर वस्तु पर अपना अधिकार चाहिए था। दिन गुजरे। झालावाड़ में धूम मची थी।
आज राजकुमारी प्रभा का विवाह था। मंदार से बारात आने वाली थी। पूरा शहर दुल्हन की तरह सजा था। अट्टालिकाएं फूलों से लदी थीं। सड़कों पर इत्र और गुलाब जल छिड़का जा रहा था। नौबत खाने में मंगलगान हो रहे थे। रनिवास में अलग ही बहार थी। नाइन बात बात पर तेज हो रही थी। नेग मांग रही थी। मालिन गर्व से फूली न समा रही थी। रानी साहिबा, प्रभा की मां, बाल खोले भूखी प्यासी पागलों की तरह व्यवस्था में जुटी थीं। वो हीरे जवाहरात लुटा रही थीं। आज उनकी लाडली का ब्याह था। लेकिन जिसके लिए ये सब तैयारियां हो रही थीं, वो प्रभा अपनी वाटिका के एक घने वृक्ष के नीचे अकेली बैठी रो रही थी। क्यों? क्या उसे मंदार के राजकुमार से ब्याह करने की खुशी नहीं थी? थी, बहुत खुशी थी, लेकिन उसका दिल बैठा जा रहा था। एक अनजाना डर, एक अमंगल की आशंका उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसकी सहेली ने उसे समझाया, पगली, शुभ शुभ बोल, ये उषाकाल से पहले का अंधेरा है। शाम हुई। आकाश में तारों के दीपक जले। अचानक शोर मचा। बारात आ गई, बारात आ गई। लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन जैसे ही घुड़सवारों की सेना राजभवन के सामने आकर रुकी, लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। सन्नाटा छा गया। ये मंदार की बारात नहीं थी। ये दूल्हे की वेशभूषा में सजे बाराती नहीं थे। ये तो कवच और टोप पहने, हाथों में नंगी तलवारें लिए चित्तौड़ की सेना थी। और सबसे आगे घोड़े पर सवार राणा भोजराज थे। देखते ही देखते चित्तौड़ की सेना ने राजभवन को घेर लिया। शहनाई की आवाज चीखों में बदल गई। फूलों की जगह तलवारें चमकने लगी। राणा भोजराज महल में घुस गए। राव साहब, प्रभा के पिता, तलवार खींचकर राणा पर झपटे। लेकिन राणा युवा थे, बलशाली थे। उन्होंने वार बचा लिया। और फिर राणा ने प्रभा की ओर देखा। राजकुमारी, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी, या अपनी आंखों के सामने अपने पिता और अपनी प्रजा का कत्लेआम देखोगी? प्रभा का दिल कांप उठा। उसने अपने पिता को देखा। उसने अपने राज्य को देखा, जिसे खून की होली में रंगा जाने वाला था। उसने सिर झुकाकर राणा के सामने आ गई। धीमी पर दृढ़ आवाज में बोली, हां, मैं चलूंगी। राव साहब तड़प उठे। प्रभा, तू राजपूत की कन्या है, ये क्या कर रही है? प्रभा ने गर्व से सिर उठाया और कहा, पिताजी, राजपूत कन्या अपने सतीत्व की रक्षा आप कर सकती है। इसके लिए हजारों निर्दोषों के खून बहाने की आवश्यकता नहीं। मैं जा रही हूं, पर अपनी मर्यादा अपने साथ लेकर। राणा ने बिजली की भांति झपटकर प्रभा को गोद में उठा लिया, घोड़े पर बिठाया और हवा से बातें करता हुआ निकल गया। पीछे झालावाड़ की खुशियां मातम में बदल गईं। रात को 10 बजे मंदार की असली बारात पहुंची। लेकिन वहां दुल्हन नहीं थी। वहां सिर्फ सन्नाटा और अपमान था। मंदार का राजकुमार ये खबर सुनते ही अचेत होकर गिर पड़ा। उसका प्रेम, उसकी प्रभा लुट चुकी थी। यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। नीचे कुछ प्रोडक्ट्स सूचीबद्ध किए गए हैं और इस समय उन पर सेल चल रही है। अगर आप पहले से शॉपिंग का प्लान कर रहे हैं तो एक बार देख सकते हैं। चलिए, अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। चित्तौड़ के रंग महल में प्रभा को आए 2 महीने हो चुके थे। वही प्रभा जो कभी चहकती थी, अब एक जिंदा लाश की तरह थी। राणा भोजराज जो उसे जीत कर लाए थे, अब वो एक अजीब सी हार महसूस कर रहे थे। वो उसे बलपूर्वक ले तो आए थे, पर उसके मन को नहीं जीत पाए थे। राणा अक्सर उसके कमरे में आते और विनीत स्वर में कहते, प्यासे को अगर पानी चुराना पड़े तो क्या वो पापी है? मैं प्रेम का प्यासा हूं प्रभा। राणा की बातें बहुत मीठी थीं, बहुत तार्किक थीं। वो कह रहे थे, ये मेरा कर्म लेख है प्रभा। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम मुझे अपनाओ या ठुकराओ। प्रभा सुनती रही। उसका मन तो कर रहा था कि चीख पड़े, कह दे कायर, नामर्द। लेकिन राणा की नम्रता ने प्रभा को शांत कर दिया। प्रभा ने तय कर लिया था, मैं इसी कैद में मर जाऊंगी। राणा के अन्याय सहूंगी, जलूंगी, पर इस घर की देहरी नहीं लांघूंगी। विवाह जिससे होना था, मन से हो चुका। हृदय में उसी की उपासना करूंगी।
पर कंठ के बाहर उसका नाम न निकालूंगी। ये थी प्रभा की मर्यादा, एक ऐसी मर्यादा जो उसे तिल तिल कर मार रही थी। दिन बीतते गए, राणा का धैर्य अब जवाब देने लगा था। एक दिन राणा ने हार मान ली। उन्होंने प्रभा से कहा, प्रभा, अब ये खेल बिगड़ चुका है, मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस झालावाड़ भेज दूं या मंदार के राजकुमार के पास भिजवा दूं। प्रभा ने दृढ़ता से सिर हिलाया, नहीं राणा, अब नहीं। संसार की नजर में मैं चित्तौड़ की रानी हो चुकी हूं। अब अगर मैं यहां से जाऊं तो मेरे पिता के लिए कलंक हूं। राजपूतों की मर्यादा कहती है कि डोली जिस घर में जाए, अर्थी वहीं से उठे। राणा सन्न रह गए। उन्हें एहसास हो गया कि उन्होंने सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं किया, बल्कि एक आत्मा की हत्या की है। उधर रात के 10 बजे रणछोड़ जी के मंदिर में कीर्तन समाप्त हो चुका था। साधुओं की पंगत बैठी थी। उन साधुओं के बीच एक कोने में एक महात्मा बैठे थे, बिल्कुल शांत। उनका नाम था प्रेमानंद। मीराबाई ने देखा कि उन्होंने प्रसाद को छुआ भी नहीं है। मीरा ने हाथ जोड़कर विनय की। साधु ने कहा, मैं प्रसादी पाऊंगा, पर एक शर्त है, तुम्हें एक वचन देना होगा। मीरा ने वचन दे दिया। तब साधु ने धीरे से फुसफुसाया, आज रात 2 घंटे बाद राजभवन का चोर दरवाजा खोल देना। मीरा सन्न रह गई। साधु के चेहरे से भक्ति का निकाब हट गया। उसकी आंखों में प्रतिशोध की ज्वाला धधक उठी। उसने कहा, मैं मंदार का राजकुमार हूं। मीरा धर्म संकट में फंस गई। एक तरफ पति की आज्ञा और सुरक्षा, दूसरी तरफ अपना वचन। अंत में मीरा ने ये बात राणा भोजराज को बताई। राणा ने, जो प्रभा के मामले में हार मान चुके थे, एक गहरी सांस ली और कहा, मीरा, तुमने वचन दिया है, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य है। जाओ, द्वार खोल दो। पर तुम स्वयं उसके साथ जाना। मुझे भय है कि ईर्ष्या में अंधा होकर वो प्रभा की जान न ले ले। आधी रात बीत चुकी थी। महल के उस कमरे में प्रभा जाग रही थी। उसे अपने जीवन से घृणा हो रही थी। उसने अपने तकिए के नीचे से एक चमकती हुई कटार निकाली। मृत्यु, बस मृत्यु ही मेरा ठिकाना है। उसने कटार अपनी छाती की ओर तानी कि तभी खट खट, किसी के दबे पांव आने की आहट सुनाई दी। प्रभा ने कटार छिपा ली। वहां अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी, साधु के वेश में नहीं, बल्कि एक योद्धा के रूप में। मंदार कुमार। प्रभा का दिल जोर से धड़का। उसने तीव्र स्वर में फुसफुसाई, भीतर मत आओ, चले जाओ यहां से, राणा तुम्हारी घात में है। राजकुमार ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में प्यार नहीं, एक अजीब सा पागलपन था। उसने व्यंग से हंसा। प्रभा, तुम मुझसे निष्ठुरता करती हो। मैं जान हथेली पर रखकर आया हूं। आज फैसला होकर रहेगा, या तो राणा रहेंगे या मैं, और तुम मेरे साथ चलोगी। प्रभा ने दीवार से सटते हुए कहा, नहीं, कदापि नहीं। राजकुमार की आंखों में खून उतर आया। क्यों? क्या चित्तौड़ की हवा रास आ गई, या राणा के महल का सुख भा गया? प्रभा ने तड़प कर कहा, संसार में अपनी सब आशाएं पूरी नहीं होती राजकुमार। लोक निंदा भी कोई चीज है। संसार की नजर में मैं अब चित्तौड़ की हो चुकी हूं। डोली यहां आ गई है, अब अर्थी ही बाहर जाएगी। राजकुमार का शक गहराता जा रहा था। तुम बहाने बना रही हो प्रभा, तुम राणा के वशीकरण में हो, तुम मुझसे छल कर रही हो। शेरनी की तरह गुर्राई। छल? अगर मैं छल करती तो राणा को बुला लेती। मैं अपनी मर्यादा निभा रही हूं। मैं राणा से घृणा करती हूं, लेकिन इस घर की चौखट नहीं लांघूंगी, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गई तो दुनिया कहेगी कि मंदार का राजकुमार एक भगाई हुई औरत को ले आया। लेकिन ईर्ष्या इंसान को बहरा बना देती है। राजकुमार ने अपनी तलवार खींच ली। प्रभा, अगर मेरी कामनाएं मिट्टी में मिलेंगी तो तुम्हें भी साथ लेकर जाऊंगा। बोलो, चलती हो या नहीं? प्रभा ने निर्भय होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं, कदापि नहीं। राजकुमार ने कहा, तो फिर पछताओगी, और उसने तलवार तान ली। ठीक उसी पल दरवाजा धड़ाम से खुला। राणा भोजराज हाथ में नंगी शमशेर लिए आंधी की तरह कमरे में दाखिल हुए। राणा सिंह की तरह गरजे, दूर हट नीच, क्षत्रिय स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाते। राजकुमार ने तन कर जवाब दिया, लज्जाहीन स्त्रियों की यही सजा है राणा। कमरा छोटा था, लेकिन 2 शेर आमने सामने थे। राजकुमार ने पूरी ताकत से ऐंठ कर राणा पर तलवार चलाई। राणा ने वार बचाया और पलटवार किया। राणा का वार अचूक था। तलवार हवा को चीरती हुई राजकुमार की गर्दन की तरफ बढ़ी। मौत उसके सिर पर खड़ी थी। लेकिन तभी प्रभा, जो दीवार से चिपकी खड़ी थी, बिजली की तरह कौंधकर बीच में आ गई।
वो ढाल बनकर राजकुमार के सामने खड़ी हो गई। नहीं! राणा के मुंह से चीख निकली, लेकिन देर हो चुकी थी। तलवार का पूरा हाथ, पूरी ताकत राजकुमार पर नहीं, बल्कि प्रभा के कंधे पर पड़ी। खचाक! रक्त की एक लाल फुहार छूटी और उसने राजकुमार के चेहरे को रंग दिया। प्रभा लड़खड़ाई और राणा ने उसे संभाल लिया। क्षण मात्र में प्रभा का वो चांद सा मुखड़ा सफेद पड़ गया। आंखें बुझ गईं। जिस मर्यादा की रक्षा के लिए उसने राणा को ठुकराया, उसी मर्यादा और प्रेम की रक्षा के लिए उसने अपनी जान दे दी। उसने अपने प्रेमी को बचा लिया, अपने ही खून से। कमरे में सन्नाटा छा गया। मंदार कुमार, जो अभी एक पल पहले प्रभा की जान लेने पर तुला था, अब घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया। प्रभा, ये तुमने क्या किया प्रभा? मैंने तुम्हें कुलटा समझा और तुमने देवी बनकर प्राण दे दिए। राणा भोजराज भी सन्न थे। उन्हें अपना अहंकार तुच्छ लग रहा था। राजकुमार कुछ देर तक अचेत बैठा रोता रहा। फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति आ गई। उसने जमीन पर पड़ी अपनी तलवार उठाई। राणा कुछ समझ पाते उससे पहले ही राजकुमार ने तलवार की नोक अपनी छाती पर रखी और जोर से दबा दी। रक्त की एक फुहार निकली। वो प्रभा के शरीर के पास गिर पड़ा। उसका खून बहकर प्रभा के खून से जा मिला। दोनों धाराएं मिल गईं और उनमें कोई भेद न रहा। जीते जी वो उसके साथ चलने पर राजी न थी, किंतु मृत्यु में वो उसके साथ हो गई। मर्यादा की उस वेदी पर दोनों ने एक साथ एक ही समय संसार से विदा ली। सुबह हुई तो चित्तौड़ के उस महल में 2 लाशें थीं, लेकिन हवाओं में एक अमर प्रेम कहानी थी। राणा भोजराज ने उन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ करवाया। कहते हैं उनकी समाधि पर आज भी प्रेमी जोड़े माथा टेकने जाते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी मर्यादा की वेदी हमें सिखाती है कि प्रेम अधिकार जताना नहीं, बल्कि त्याग करना है। प्रभा ने अपनी मर्यादा भी रखी और अपना प्रेम भी निभाया। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपकी आंखों में आंसू ला दिए, अगर आपका दिल भारी हो गया, तो समझ लीजिए कि प्रेमचंद की कलम और हमारी आवाज आप तक पहुंच गई। ऐसी ही कालजयी कहानियों को जिंदा रखने के लिए मोहो एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे काम की सराहना करना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें सपोर्ट करें। फिर मिलेंगे एक और दास्तान के साथ। तब तक के लिए शांति फैलाएं, प्यार बांटें। जय हिंद।